गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। और आज ये मेरा इसका दूसरा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी जो है कैसे प्रोड्यूस होती है, यानी कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या होता है। ठीक है बच्चों, इसमें एक्सपेरिमेंट है और काफी थ्योरेटिकल पार्ट है, तो बच्चों इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में आपको इस टॉपिक से हेल्प मिलेगी। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आगे बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मैं पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है बच्चों ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा और आज का वीडियो पूरा थ्योरेटिकल है। इसमें हम ये सीखेंगे कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और हम इसको डिजायर्ड अपनी जरूरत के हिसाब से किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। यूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नेचुरल फॉर्म में हमारे चारों तरफ प्रेजेंट हैं, लेकिन कुछ जरूरतें हमारी ऐसी हैं जिसमें हम जो है अपनी जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं उसका फाउंडेशन यहाँ पर बनता है। जैसे मोबाइल हुआ, टीवी हुआ, रेडियो हुआ, ये सारे के सारे जो है इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही चलते हैं। तो इसमें आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम प्रोड्यूस करते हैं। तो किस तरीके से होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। बच्चों इसमें जो हम सीखने वाले हैं वो बच्चों यहाँ पे 4 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक आप देख लीजिए, वो है हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, दोनों तरह की एनर्जी होती है। तो उनका डायरेक्शन क्या रहता है हम सबसे पहले इसमें ये जानेंगे। फिर बच्चों इसके बाद जो है दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होता है वो बच्चों होता है हमारा एक्सीलरेटेड चार्ज। ठीक है, एक्सीलरेटेड चार्ज। और बच्चों हम इसको उस तरीके से कह सकते हैं एंड ऑसिलेटिंग चार्ज। ठीक है, ऑसिलेटिंग चार्ज ये बच्चों हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी पे बात जो है आज की वीडियो में सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, इसी में हमारी सबसे ज्यादा बात होगी बच्चों। यही वो पॉइंट है जहां से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वेव्स हम प्रोड्यूस करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। ठीक है, नेचुरल फॉर्म में जो आ रहा है वो अलग है और हमें अपनी जरूरत के हिसाब से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करनी है वो बच्चों यहीं से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला पॉइंट होगा हमारा, वो होगा हमारा प्रोपोगेशन। ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए। हालांकि प्रोपोगेशन जो है इसी में मैं कवर कर दूंगा, लेकिन इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी आगे किस डायरेक्शन में बढ़ती हैं। और बच्चों लास्ट पॉइंट होगा इसमें, वो हमारा होता है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट बहुत छोटा पॉइंट है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। सबसे ज्यादा टाइम एक्सीलरेटेड चार्ज एंड ऑसिलेटिंग चार्ज में लगेगा। और बच्चों हमको ये बात समझनी होगी कि हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताया था
और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी को डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट ना क्लियर हो तो पहले आप उसको क्लियर कर लीजिए, तभी इस वीडियो को देखिए, वरना हो सकता है कि आपको इसमें कही गई बातें कम समझ में आए। दूसरी बात मैं कहूंगा, इसके बाद जो हमारा वीडियो आ रहा है जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन के बारे में बताऊंगा, कुछ फार्मूले निकलेंगे, कुछ कंसेप्ट निकलेंगे वेव के, इसमें वो भी तभी आपको समझ में आएगा जब आपने पहला दूसरा वीडियो ढंग से देखा हो और पढ़ा हो। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सारे वीडियो को सीक्वेंस में देखिएगा और तभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा और बिल्कुल हलवा आपको लगेगा। तो चलिए अब मैं बात स्टार्ट करता हूं। उसमें बच्चों आएगा हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और बच्चों फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पिछले वीडियो में और अब तक जो हमने जो है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिज्म पढ़ रखा है वहीं से बात को स्टार्ट करेंगे। और बच्चों वो बात है हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने जो फैराडेज लॉ में पढ़ा था वहां से हम बात स्टार्ट करते हैं। तो फैराडे लॉ हमारा क्या था? फैराडे का जो लॉ था, फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ क्या था कि ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, प्रोड्यूसेस, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है वो? इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये फैराडे का लॉ था बच्चों, हमने उसमें पढ़ा था वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल था। बच्चों जहां पे पोटेंशियल होगा वहां पे फील्ड होएगा ही होगा। इस तरीके से हम इसको कहते हैं कि हमारा जो है चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल फील्ड। इसका जो एक्सप्रेशन था वो कुछ इस तरीके से था, ये था ईएमएफ इक्वल टू, ठीक है, ईएमएफ इक्वल टू डी फाई बी डिवाइडेड बाई dt, इस तरीके से था बच्चों। हम इसको लिख सकते हैं E डॉट dl इस तरीके से क्लोज इंटीग्रेशन में, और ये हमारा इस तरीके से ये आ रहा था। आपको ये बात याद होगी, नहीं होगी तो होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ईएमएफ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो बच्चों हम ये कहें फैराडे लॉ में कि हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है या इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो बात हमारी एक ही होगी। ठीक है, इस बात को नोट करिए। अब इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। ठीक है, किस तरीके से बच्चों, देखिए हमारे पास जो है एक ये इस तरीके से सर्कुलर रिंग है। ठीक है, इस रिंग को मैं थोड़ा सा चौड़ा बनाता हूं। तो देखिए क्या हुआ, ये सर्कुलर रिंग को हमने थोड़ा सा बड़ा सा बनाया, इस तरीके से ये हमारा बन गया। अब बच्चों ये कंडक्टिंग रिंग है, किसी कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई है, और बच्चों इसमें क्या है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरीके से इसके अंदर से जो है पास आउट हो रहा है, या चलिए इसके चारों तरफ से पास आउट हो रहा है। इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से ये निकल रहा है। अब सपोज करिए कि किसी कारण से ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर या इसके चारों तरफ से हमारा जो है पास हो रहा है वो इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ, चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो बच्चों क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। ये फैराडेज लॉ, जो फैराडे साहब का जो लॉ था वही। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्शन दिखाता हूँ इलेक्ट्रिकल फील्ड का, करंट का। कुल मिलाकर के हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है, इनसाइड है, वो इंक्रीज कर रहा है। तो बच्चों क्या होगा कि इसमें एक जो है करंट इंड्यूस हो जाएगा, इस तरीके से इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो जाएगा, जो हमारा इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। लेंथ लॉ के हिसाब से डायरेक्शन ऑफ करंट वो होगा जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने को जो है अपोज करे। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा करंट ऐसा डेवलप होगा कि हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से बाहर की ओर बने। तो करंट का डायरेक्शन जो होगा बच्चों वो देखिए ऐसे होगा, ये हमारा आई इस तरीके से होगा। देख लीजिए, अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि आई हमारा करंट इस डायरेक्शन में है, तो बच्चों क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है वो हमारा देखिए इस तरीके से मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मूव करने के डायरेक्शन के अपोजिट ही हमारा करंट का डायरेक्शन होता है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर जा रहा है, ये बात समझ में आ गई। अब बच्चों आपने जो सबसे पहला जो पढ़ा था फॉर्मूला वो पढ़ा था F बराबर QE। अगर Q हमारा माइनस है, यहां पे जैसे इलेक्ट्रॉन है
और ई इधर है तो हमारा फोर्स लगेगा। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन अगर हमारा इधर मूव कर रहा है तो क्या हुआ कि इसके ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, बात समझिएगा, तभी ये फोर्स की वजह से मूव करेगा, अपने आप तो मूव नहीं करेगा। तो फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, बात को समझिएगा। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन इस पे इस तरफ होगा, इस तरीके से, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन इस पे इस तरीके से होगा, तभी हमारा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा। देखिए फोर्स है हमारा क्यू, क्यू हमारा क्या है, चार्ज है, ई हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है चार्ज निगेटिव होता है तो हमने यहां पर निगेटिव लिखा। तो बच्चों जो फोर्स का डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगा चार्ज के नेचर के हिसाब से, इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो है डायरेक्शन ये रहेगा। अब देखिए बात यहां पर वही आ गई कि हमारा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, उसने हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। यही फेराडे लॉ था। हम इसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, इस पे एक सेपरेट वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के एक बात को बहुत ध्यान से देखिएगा आप कि हुआ क्या, हुआ तो बेसिकली क्या कि हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर इंक्रीज हो रहा है, अंदर की ओर ऐसे, ठीक है, ऐसे, और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बना है वो ऐसे, देखिए इस तरीके से हो रहा है, ठीक। अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इधर इंक्रीज हो रहा है और जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे जा रहा है। तो जरा आप देखिए दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बड़ा ध्यान से देखिएगा आप, फिर इमेजिन कर लीजिए। आप चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर भी ले सकते हैं या किसी भी डायरेक्शन ले सकते हैं। उसके कारण जो चेंज होने से, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो उसके परपेंडिकुलर है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इधर हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप होगा, और ये तब तक डेवलप होगा जब तक हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो है चेंज हो रहा है। जैसे वो चेंज होना बंद हो जाएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड तुरंत हमारा खत्म हो जाएगा। यही फेराडे लॉ है। फेराडे लॉ क्या करता है कि जब हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उससे एक ईएमएफ डेवलप होता है, ईएमएफ यानी कि हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप होता है, और ये जो हमारा उतनी देर तक रहता है जितनी देर तक हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, ठीक है। यहां पर ये बात आ गई, और यहां पर जो हमने आपको डायरेक्शन दिखाया वो ये दिखाया कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। अब बच्चों इस बात को नोट कर लीजिए कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होता है, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब बच्चों अब आते हैं हम दूसरी बात पे, जो मैक्सवेल साहब ने हमको जो है प्रूव करके बताई, ठीक है, प्रूव करके बताई, दिखाई, और उनकी बात का अपोजिशन बहुत हुआ, लेकिन जो है उन्होंने दुनिया के सामने अपनी बात को प्रूव कर दिया, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, मैक्सवेल साहब ने जो बात कही थी, मैक्सवेल, ठीक है, स्टेटमेंट या लॉ जो कही थी वो देख लीजिए क्या था, ठीक है, कि ए चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, जो हम लिखना चाहें इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, ठीक है, चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिकल फ्लक्स also produces the magnetic field। ये है फेराडे साहब ने क्या कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करती है जब होता है हमारा उसमें चेंज, और मैक्सवेल साहब ने जो है कहा कि ये जब हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो है प्रोड्यूस होती है। ये मैक्सवेल साहब का स्टेटमेंट था, उन्होंने इसको करके दिखाया। कैसे करके दिखाया उस बात को आप समझिएगा। उन्होंने यहां पर देखिए क्या किया, यहां पर जो है इस तरीके से एक लगाया कैपेसिटर, और क्या हुआ, कैपेसिटर लगाया, और देखिए यहां पर इस तरीके से रखा कि अभी कैपेसिटर चार्ज नहीं है, हमने क्या किया
की को जो है किया क्लोज। अब क्या हुआ, इधर से हमारा चार्ज पॉजिटिव जाने लगा, वो यहाँ स्टोर हुआ, नोट करिएगा, और यहाँ निगेटिव हुआ। ठीक है, पहले चार्ज 0 था, थोड़ा सा चार्ज हमारा इंक्रीज हुआ, तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे डेवलप हुई। फिर बच्चों थोड़ा सा चार्ज और हुआ, और फिर और हुआ, फिर और हुआ। इस तरीके से बच्चों क्या हुआ कि इस पे जो है हमारा जो है चार्ज हमारा इंक्रीज हो रहा है, और चार्ज इंक्रीज होने से क्या होता है कि यहां पर जो है बच्चों हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो इंक्रीज हो रही है। तो क्या हुआ, ध्यान नोट करिए, इन चार्जिंग प्रोसेस ऑफ कैपेसिटर इन चार्जिंग प्रोसेस ऑफ कैपेसिटर क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल फील्ड increases between the plates of कैपेसिटर। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे जैसे चार्ज होता था इसके बीच में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड ई है वो हमारी जो है इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, वो हमारी इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारी क्या हुई, चेंज हो रही है, यानी कि क्या हुआ कि हमारा बीच में एक चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड है। और इन्होंने ये बात कही कि जब हमारा चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो बच्चों क्या हुआ, इन्होंने बात करके भी सिद्ध दिखाई कि जब हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीज होता है तो इसके बीच में एक जो है मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो है डेवलप हो जाता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आता है, जो इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। तो इन्होंने यहां पर ये बात प्रूव करके दिखा दी कि यहां पर हमारा एक आता है इस तरीके से, ये हमारा हो गया आईडी, और इसके कारण जो है आईडी का डायरेक्शन ऐसे है, इसके कारण आईडी है डिस्प्लेसमेंट करंट, और बच्चों इसके कारण जो है हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है बन रहा है। अब हुआ कि आईडी का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो बच्चों यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच में जो प्रोड्यूस हो रहा है, या यहाँ पे है या यहाँ पे है, उसका डायरेक्शन देखेंगे तो बच्चों क्या होता है कि हम करंट के डायरेक्शन में रखेंगे थंब, और इसको ऐसे करेंगे तो बच्चों यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो देखिए इस डायरेक्शन में आएगा। और बच्चों यही काम हम जब इधर करेंगे, ऐसे यहाँ पे ऐसे करेंगे तो थंब मोड़ेंगे तो नीचे की ओर ही जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो ऐसे होगा इसके चारों तरफ, और यही काम यहाँ पे होगा। ठीक है, यहां पर भी हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो ऐसे निकलेगा। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको मिलेगा। अब यहां पर भी एक बात देखिए, कि करंट के डायरेक्शन में ही हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन होता है। जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन होगा। बच्चों अब देखिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है और करंट का डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, यहां देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, करंट का डायरेक्शन ऐसे अंदर की ओर है। बच्चों फिर वही बात आती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है इस डायरेक्शन में देखिए, और करंट मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, और इसके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है ऊपर की ओर। ऊपर वाले साइड में हम बता रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। यहां पे क्या होता है, यहां पे देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। बच्चों यहां पर देखिए फिर एक बात हो रही है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहे हैं, तो उसके कारण जो एक दूसरे का इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड यदि हमारा चेंज होता है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है ऐसे, और यदि हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा जो है परपेंडिकुलर होता है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। यही डायरेक्शन होता है बच्चों हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। इस बात को आप कर लीजिए नोट। ठीक है, इस बात को आप कर लीजिए नोट। यही था हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बच्चों हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में।
और दूसरी बात है, आप ये नोट कर लीजिए कि अगर हमारे पास चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और यदि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उससे जो है हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होगी, एक दूसरे के जो है अपोजिट है और सिमेट्रिकल है। अब बच्चों देखिए, हम आते हैं कि इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलिए चलते हैं हम पहले चैप्टर पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इस बात पे आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आप देखिएगा। सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसके बारे में पढ़ा? चार्ज के बारे में। ठीक है, यहीं से स्टार्ट हुआ था अपना 12th का कोर्स। अब देखिए, चार्ज जो था बच्चों, वो पहला हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, वो रेस्ट पे था। ठीक है बच्चों, चलिए ये हमारा पहला चैप्टर हो गया। ठीक है, पहला चैप्टर था, ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए अब आते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में जिसमें हमारा था चार्ज तो था, ठीक है, चार्ज तो था, लेकिन चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है बच्चों, क्या हुआ कि पहले चैप्टर जो हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें था हमारा चार्ज रेस्ट पे था। ठीक, उसके बाद हमने जो है बच्चों चौथा चैप्टर पढ़ा मैग्नेटिज्म में, या हम कहें करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तीसरा और चौथा की बात करें तो बच्चों क्या हुआ कि हम तीसरा चौथा दोनों की ले लेते हैं। तीसरा था हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमारा जो है चार्ज मूव कर रहा था। कहां मूव कर रहा था? किसी कंडक्टर में मूव कर रहा था, वायर हम उसको कह सकते हैं। तो क्या था, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म थी, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था वो। और बच्चों जब हमारा चार्ज किसी कंडक्टर में मूव करता है और यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, तो बच्चों वहां पर प्रोड्यूस होता है करंट। और बच्चों जब करंट प्रोड्यूस होता है तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में देखा गया कि करंट के चारों तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये दो केस में हमने सारी कहानी पढ़ी बच्चों। अब इसमें आता है एक तीसरा केस। ठीक है, उसमें क्या होता है कि चार्ज इज मूविंग विद, ठीक है, चार्ज इज मूविंग विद एन एक्सीलरेशन। चार्ज इज मूविंग विद एन एक्सीलरेशन। देखिए यहां पे रेस्ट पे था, रेस्ट हमारा क्या था, रेस्ट पे चार्ज रखा है तो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप करता था, इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाता था। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स आता था। ये सारे फिनोमेना हम लोगों ने पढ़ा था पहले दूसरे चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे चार्ज हमारा मूव नहीं किया था। फिर बच्चों हमारा चार्ज मूव करने लगा, जिसमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पढ़ा। तो मूविंग चार्ज ने हमारा क्या प्रोड्यूस किया? करंट प्रोड्यूस किया। और करंट ने क्या प्रोड्यूस किया? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। यहाँ पे इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन का मतलब कि स्पीड जो है चार्ज की ना हमारी इंक्रीज कर रही है ना डिक्रीज कर रही है, जो थी वो सेट है। ठीक है, तो हमारा जो है हमारा क्या मिलता था? हमको करंट मिलता था, मैग्नेटिक फील्ड मिलता था। लेकिन बच्चों तीसरी कंडीशन जब आई हमारी, तो यहां से भी कुछ हमारा निकल रहा है कि चार्ज को तो हमने मूव किया, लेकिन एक एक्सेलरेशन के साथ मूव किया। और बच्चों जब ये कहानी होती है तब हमारा जो है प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इसको पहले तो आप नोट कर लीजिए। इस पे जो है हमारा कई तरीके की, सिर्फ इतनी बात पे कई एग्जाम में कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एमसीक्यूज में, कि हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस कंडीशन में प्रोड्यूस होता है, जब हमारा जो है एक्सीलरेटेड चार्ज है या मूविंग चार्ज है या रेस्ट पे चार्ज है। आपको पता होगा तो आप कर दोगे, नहीं पता होगा तो आप ये कहोगे क्वेश्चन पेपर बहुत कठिन आया था। फिलहाल आप ये बात नोट कर लीजिए कि रेस्ट पे जब चार्ज होता है तो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बनता है और बच्चों इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है। और बच्चों जब चार्ज हमारा मूव करता है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो हमारा जो है करंट प्रोड्यूस होता है। करंट के कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब हमारा जो है चार्ज मूविंग कंडीशन में होता है, एक्सीलरेशन के साथ, चार्ज के साथ एक एक्सीलरेशन लगा है, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बदल रही है।
और जो है इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है अलग मैटर है, लेकिन इसकी वेलोसिटी हमारी बदल रही है। और बच्चों जब ऐसी कंडीशन आती है तो बच्चों हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी जो है प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। और अब बच्चों हम ये दिखाएंगे आपको कि हमारा चार्ज एक्सीलरेशन के साथ कहां कहां पे आता है और कैसे आता है। ठीक है, कहां कहां पर आता है और कैसे आता है। चलिए इस बात को नोट कर लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हुआ क्या कि मैक्सवेल साहब ने अपना कंसेप्ट दे दिया कि ए चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड आल्सो प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैक्सवेल साहब ने अपना कंसेप्ट दे दिया। मैक्सवेल साहब ने ये बात बताई कि चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा है ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा है। और यदि हमारा जो है चेंज होना इलेक्ट्रिकल फील्ड में बंद हो जाए तो ये भी तुरंत बंद हो जाएगा। और बच्चों मैक्सवेल साहब ने एक और बात बताई कि हमारा जो है यूनिवर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है प्रेजेंट है और खूब ढेर सारी प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन उन्होंने बात दे दी, थ्योरी दे दी, सब कुछ दे दी, लेकिन इनकी इस थ्योरी को देने के 22 साल बाद, ठीक है 20 से 22 साल बाद जो है, ठीक है 1887 में एक और साइंटिस्ट हुए, वो थे, उनका नाम था हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज था जिसके ऊपर फ्रीक्वेंसी का जो है हमारा यूनिट है। ठीक है, हर्ट्ज साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, हर्ट्ज साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम जाते हैं हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, और उन्होंने इसके बाद जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करके दिखा दी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करके दिखा दी। कहां से प्रोड्यूस करी? उन्होंने एलसी ऑसिलेशन से प्रोड्यूस करी। एलसी ऑसिलेशन हमारा जो है चैप्टर है, एलसी ऑसिलेशन हमारा चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट का। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट वाली प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा तो उसमें आपको जो है एलसी ऑसिलेशन मिल जाएगा। उसका कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तब आपको बात समझ में आएगी। नहीं क्लियर है तो कर लीजिए, मैं अभी थोड़ा सा बताने भी जा रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर उन्होंने जो है ये चीज दिखाया, और बच्चों यहीं से कंसेप्ट आया कि एलसी ऑसिलेशन में हमारा जो है चार्ज जो है वो हमारा जो है एक्सीलरेटेड होता है। ठीक है, एक्सीलरेटेड होता है या ऑसिलेटेड होता है। ठीक है, ऑसिलेटेड होता है, और ये हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। ठीक, अब चलिए बात करते हैं आगे कि एलसी ऑसिलेशन से पहले मैं ऑसिलेशन की बात करूंगा और थोड़ी सी जो है बात करूंगा वेलोसिटी की, क्योंकि एक्सीलरेशन हमको अब किसको देना है? हमको एक्सीलरेशन देना है किसको? चार्ज को। और चार्ज वो चीज है जो हमको दिखाई नहीं देती, तो हमको ये बात कैसे पता लगेगी कि जो चार्ज है वो मूव कर रहा है तो एक्सीलरेशन से कर रहा है या नहीं कर रहा है, कैसे पता लगेगी? तो चलिए आइए बात करते हैं कुछ थोड़ा सा एक्सीलरेशन की। देखिए कंसेप्ट एक्सीलरेशन वाला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और इसी को मैं अप्लाई करूंगा अभी चार्ज में। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों? एक्सीलरेशन होता है हमारा, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं सिंपल सा, वो है हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हमारा एक्सीलरेशन कहलाता है। चलिए बच्चों, मैं पूरी फिजिक्स में वेक्टर पे बहुत जोर देता हूं, क्योंकि वेक्टर नहीं आता तो फिजिक्स आपके हाथ से चली जाएगी। बच्चों यहां पर थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, हमारी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दोनों क्या है? हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। बात को नोट करिएगा, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में बच्चों क्या होता है हमारा? वेक्टर क्वांटिटी में एक तो होता है हमारा मैग्नीट्यूड,
ठीक है, और दूसरा होता है डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन। अब देखिए बच्चों, हम यहां पे लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तीन कंडीशन बनते हैं, एक में हमारा मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, दूसरे में डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। पहला केस हमारा बनता है, फर्स्ट केस बनता है हमारा फर्स्ट केस। ये मैंने मैकेनिक्स में भी आपको बता रखा है कि हमारा मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सेकेंड केस बनता है बच्चों हमारा, जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तीसरा केस बनता है बच्चों हमारा, जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होता लेकिन डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, ये तीन केस बच्चे हमारे बनते हैं किसकी, वेलोसिटी के लिए। एक में हमारी देखिए क्या है कि मैग्नीट्यूड यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और डायरेक्शन भी हमारा चेंज हो रहा है। पहला केस ये बना हमारा। ठीक है, दूसरा केस ये हुआ कि हमारा जो है मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। मतलब क्या हुआ कि हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और इंक्रीज करते हुए ले जा रहे हैं, उसकी वेलोसिटी खूब बढ़ा दी, फिर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, स्पीड बढ़ाते गए और लेकिन जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे, तो क्या हुआ कि हमारा जो है डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। तो उस कंडीशन में भी हमारा एक्सीलरेशन हो रहा है। तीसरी कंडीशन आती है बच्चों, वो आती है कि हमारा मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और बच्चों ये वाली स्पीड आती, ये वाली कंडीशन आती है हमारी सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपने पढ़ रखा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि देखिए हमारा डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअस चेंज होता जा रहा है लेकिन हमारा जो स्पीड थी वो हमने पकड़ी। बच्चों ये तीनों ही केस ऐसे होते हैं जिसमें हमारा जो है वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, मैं पूछता हूं, क्लासरूम में हो नहीं आप लोग इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया, और मैं क्लास में पूछता हूं कि किसमें, तो अधिकतर बच्चे बताते हैं कि इसमें हमारा चेंज होगा वेलोसिटी, इसमें नहीं होगा। बच्चों तीनों ही केस में हमारी जो है वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे कि हमको चार्ज को एक्सेलरेशन देना है। तो जब हमें चार्ज को एक्सेलरेशन देना है तो चार्ज को हम इस कंडीशन में लाएंगे, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ले लेंगे, हमारा चार्ज जो है एक्सेलरेट हो जाएगा। यानी क्या करें, चार्ज को हम गोल गोल घुमाएं तो हमारा जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी एक्सेलरेशन है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। और यदि चार्ज को हम ऑसिलेट करेंगे बच्चों तो भी हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी। आपको दिखाता हूं कैसे। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है, इसमें तमाम कंसेप्ट आते हैं। ठीक, अब देखिए बच्चों, तो हमारा क्या हुआ कि अगर हम चार्ज को एक सर्कुलर मोशन पे ले आए किसी भी तरीके से, और दूसरा ये होता है कि अगर हम चार्ज को जो है ऑसिलेटिंग में ले आए तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, इफ चार्ज इज ऑसिलेटिंग, ठीक है, चार्ज इज ऑसिलेटिंग, ठीक, और चार्ज इज ऑन ए सर्कुलर पाथ, ये हमारी कंडीशन आ गई, सर्कुलर पाथ। देन in both conditions, ठीक है, चार्ज इज अंडर ए एक्सीलरेटेड मोशन, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, चार्ज इज अंडर ए एक्सीलरेटेड मोशन, यानी चार्ज यदि हमारा ऑसिलेट कर रहा है और चार्ज हमारा सर्कुलर पाथ पे है, दोनों ही कंडीशन में हमारा जो है चार्ज जो है एक्सीलरेटेड मोशन में है, और इन दोनों ही कंडीशन में, ठीक है, देन यहां पे नोट करिए, देन इन बोथ द कंडीशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल प्रोड्यूस। हमारे पास देखिए इस तरीके से दोनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब चलिए बच्चों आते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो हमारी, ठीक है, वो बच्चों एनर्जी कैरियर होती हैं, वो एनर्जी को कैरी करके जाती हैं। ठीक है, और बच्चों ये जो है हमारी हीट
भी कैरी करती हैं, लाइट एनर्जी भी कैरी करती हैं, इसी को आप मोटा मोटा समझिए, और भी तरीके की एनर्जी कैरी करती है, लेकिन हीट को कैरी करती है, लाइट को कैरी करती है। अब आप पूछोगे कैसे, हीट को कैसे करती है, लाइट को कैसे करती है? बच्चों जब आपने होश संभाला, जब आप पैदा हुए थे, तब से ही आप एक चीज को देख रहे हो जिसको बोलते हैं हम धूप, जो हमारी सन से हमारे तक आती है। सन से अर्थ तक जो धूप आ रही है, जिसको हम डेली फील करते हैं, हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, वो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ही फॉर्म में आती है। और वो वेव्स बच्चों हमारी हीट भी कंसीडर लेके आती है हमारे पास, और लाइट भी लेके आती है। ठीक है, लास्ट में जब स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा उसमें हीट और लाइट का जिक्र है। तो यह हमारे पास आती है इस तरीके से, हीट और लाइट हमारे पास दोनों चीज आती है। ठीक है, इस बात को नोट करिएगा। अब मैं इस बात पे बात करता हूं, सर्कुलर पाथवे चार्ज। बच्चों आप सभी लोगों ने हीटर अपने घर में जलाया होगा कभी ना कभी। हीटर में क्या होता है, स्पाइरल टाइप का हमारे पास होता है, स्पाइरल होता है, इसमें हम करंट देते हैं। तो बच्चे जब करंट देते हैं तो चार्ज ऐसे 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 सर्कुलेट होकर उसमें भागता है, तो क्या हुआ, चार्ज एक सर्कुलर मोशन पे आ गया। अब बच्चों जो हीटर का कॉइल बना होता है वो कुछ इस तरीके का बना होता है, इस मटेरियल का बना होता है। ठीक है, इसमें मटेरियल भी कंसीडर होता है कि वहां से हमको हीट भी मिलती है और लाइट भी मिलती है। ठीक है, तो ये देख लीजिए हीट और लाइट हमारा हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि डिजायर, और वो भी हीट और लाइट हमको मिलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। तो बच्चों ये बात तो आपने साफ साफ देखी कि सर्कुलर पाथ पे हमारा निकल के आता है। बात आते हैं करते हैं कि चार्ज इन ऑसिलेटिंग, और यही काम थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, चार्ज ऑसिलेट कैसे करता है, कहां करता है, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल जो बात होती है वो मैंने अभी तक आपको बताई, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टेक्निकल बात, जो आपको जो है नॉर्मली नहीं दिखेगी, आपको लेबोरेटरी या कहीं पे देखना पड़ेगा, वो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। तो क्या हुआ कि ऑसिलेटिंग चार्ज, अब चार्ज कहां ऑसिलेट करता है और ऑसिलेशन क्या होता है, चलिए उसमें हम बात करते हैं। ठीक है, अब एलसी ऑसिलेशंस की बात करनी पड़ेगी। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं ऑसिलेशन की। ऑसिलेशन की बात करते हैं, तो चलिए ऑसिलेशन का एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं, फिर चार्ज को ऑसिलेट कराएंगे। तो बच्चों क्या हुआ कि ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है। बात को देखिएगा, ये सिंपल पेंडुलम है और ये एक ऑसिलेट कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, देखिए इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। अब क्या होता है कि जब हम पेंडुलम को यहां ले जाके छोड़ देते हैं, तो बच्चों यहां पर वेलोसिटी होती है 0, यहां पे वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, और यहां पर वेलोसिटी हो गई फिर 0। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि ये ऑसिलेशन ऐसे 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 हो रहा है। ठीक है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, फिर 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0। तो बच्चों क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। और एक्सीलरेशन का कंसेप्ट हमारा क्या कहता है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो मतलब ये एक्सीलरेटेड मोशन हुआ, पेंडुलम का मोशन हमारा एक्सीलरेटेड मोशन हुआ। अब बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि हम चार्ज को भी ऐसे ऑसिलेट करा देंगे। तो बच्चों चार्ज को किसी रोप में बांध के किसी तरीके से करके हम जो है ऑसिलेट नहीं करा सकते। ये बच्चों हमारा सर्किट में ऑसिलेट होता है, चार्ज हमारा सर्किट में ऑसिलेट होता है। और बच्चों एलसी ऑसिलेशंस में आपने ये चीज पढ़ रखी है। तो चलिए बच्चों एलसी ऑसिलेशन को मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, एलसी ऑसिलेशंस में हमारा क्या था कि हमने एक कैपेसिटर लिया। ठीक है, एक कैपेसिटर लिया, ये कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज है। ठीक है, ये कैपेसिटर हमारा क्या है, फुल्ली चार्ज है। एलसी ऑसिलेशन पूरा रिपीट करना पड़ेगा। और ये हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट है, हर्ट्ज साहब ने किया था। ये देखिए हमारे पास की लगी हुई इस तरीके से, ये हमारा फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है, ये है Q0, यहां पर भी बच्चों Q0 है, ये पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से, और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब बच्चों यहां पे मैं आपको हल्का सा थोड़ा सा बात याद दिला देता हूं। ये देखिए हमारा फुल्ली चार्ज यही कैपेसिटर है, यही कैपेसिटर है। और बच्चों हमने क्या किया, यहां पे ऐसे लगाया और इसको किया। तो देखिए क्या हुआ, ये फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है, यहाँ पे ये ऐसे है, ये पॉजिटिव 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 निगेटिव निगेटिव निगेटिव। हमने क्या किया, इसको ऐसे यहां से की क्लोज किया, खड़ाक से क्लोज किया। तो बच्चों क्या होगा कि जैसे ही हम क्लोज करेंगे तो सारा का सारा चार्ज बहुत ही कम टाइम में इधर आ जाएगा। और बच्चों इसके ऊपर इधर भी चार्ज 0 हो जाएगा और इधर भी चार्ज हो जाएगा थोड़ी देर में।
तुरंत खटाक से हो जाएगा 0। ठीक है, ये थोड़ा बहुत टाइम लगे तो लगे, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और तुरंत चार्ज हमारा जो है 0 हो जाएगा दोनों प्लेट पे और कैपेसिटर हमारा फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं, हमने क्या किया कि काम तो यही किया, ऐसे ऑसिलेशन में क्या है कि काम तो हमने यही किया, लेकिन यहां पर बच्चों लगा दिया एक इंडक्टर इसके रास्ते में, और इससे जो है अब जो है कहानी गई बदल। कहानी क्या बदली वो सुनिए। कहानी ये बदली कि अब चार्ज हमारा डिस्चार्ज तो हो रहा है, लेकिन बीच में आ गया इंडक्टर, और इंडक्टर क्या कहता है कि हम बेटा तुम्हें तुरंत डिस्चार्ज नहीं होने देंगे, हमारा भी अपना एक रोल है, हम वो रोल पूरा का पूरा प्ले करेंगे। और वो क्या होता है कि यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस डेवलप हो जाता है। इंडक्टर से जब हमारा करंट पास होता है तो यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस डेवलप हो जाता है, और सेल्फ इंडक्टेंस क्या करता है कि अपने अंदर होने वाले चेंज को अपोज करता है। मतलब क्या होता है कि करंट इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो यहाँ पर एक अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ डेवलप हो जाता है और ये इसको अपोज करता है। तो जब अपोज करता है तो चार्ज एकदम खटाक से जो है इधर ना आकर के धीरे धीरे आता है। ठीक है, धीरे धीरे आता है तो बच्चों धीरे धीरे चार्ज यहां से आना शुरू होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आने देता है, ये कहता है कि हम नहीं आने देंगे एकदम से। तो थोड़े समय के बाद देखिए, समय तो है वो तो बीतेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। ठीक है, समय बीतेगा, अब उसको आप रोक नहीं सकते। तो थोड़ा समय जो है बीतता है तो होता क्या है, होता ये है बच्चों, होता ये है कि यहां पे चार्ज थोड़ा सा घटके क्यू हो गया, और बच्चों यहां से हमारा dq बाई dt चार्ज हमारा इधर जा रहा है, और ये बच्चों एक करंट हमारा यहाँ पे इस तरीके से फ्लो हो रहा है, इस तरीके से इसमें से ऐसे जा रहा है, और इधर अपोजिट डायरेक्शन में di बाई dt डेवलप है। ठीक है, ये ऐसे चलता रहेगा। ये देखिए डिक्रीजिंग, जैसे जितना चार्ज यहाँ पे है वो हमारा इस तरीके से एक वेरिएबल करंट यहां से हमारा जा रहा है। ठीक है, करंट यहां हमारा फंसा रहता है। अब देखिए इस तरीके से आ गया। अब देखिए चार्ज हमारा पहले क्यू नॉट था मैक्सिमम, अब थोड़ा सा कम हो गया, पॉजिटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है, निगेटिव निगेटिव इधर है। फिर क्या होता है कि कैपेसिटर से सारा चार्ज निकल के करंट के फॉर्म में सर्किट में आ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ यहां पर, थोड़ी देर बाद जो है यहां पर बच्चों होता ये है कि इस प्लेट पे भी चार्ज हो जाता है, इस प्लेट पे भी चार्ज हो जाता है, और ये चार्ज जो है करंट के फॉर्म में सर्किट में रहता है, एकदम से खत्म नहीं होता है। ठीक है, और यहां पर बच्चों एनर्जी सारी स्टोर हो जाती है। अब देखिए यहां पर जो एनर्जी स्टोर हो गई करंट के फॉर्म में, यहां पे जो एनर्जी स्टोर होती है 1/2 Li², ये होती है। ये एनर्जी बच्चों अब इधर से सारा चार्ज इधर आ गया। ठीक है, और यहां पे एनर्जी स्टोर हो गई। अब ये सारा करंट के फॉर्म में जो इसमें स्टोर है ये आगे जाने की कोशिश करता है। देखिए इधर का भी चार्ज खत्म हो गया, इधर का भी चार्ज खत्म हो गया, लेकिन सारा चार्ज यहां पर करंट के फॉर्म में स्टोर हो गया, और ये जो है करंट के फॉर्म में स्टोर हुआ चार्ज अब इसका जो फ्लो बन गया था आगे जाने के लिए, वो बच्चों बना रहा, वो नहीं खत्म हुआ। अब जो है ये आगे जाने लगा तो क्या हुआ कि अब ये दोबारा यहाँ पे चार्ज होने लगता है। ठीक है, दोबारा यहाँ पे चार्ज होने लगता है। तो देखिए उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये चार्ज दोबारा जो है यहाँ पे इस तरीके से ये स्टोर होने लगता है। अब जब स्टोर होता है तो बच्चों ये वाला जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज होने लगता है और ये वाले प्लेट निगेटिव, क्योंकि देखिए करंट हमारा जब इधर फ्लो होता है तो अब ये इधर जा रहा है, तो अब इसके अंदर हमारी करंट कम हो रही है। ठीक है, करंट कम हो रही है तो ये करंट को जो है जाने के रोकेगा नहीं, क्योंकि लेंज लॉ के हिसाब से अपने अंदर होने वाले चेंज को ये अपोज करेगा। तो बच्चों इसी डायरेक्शन में ये और इसको फ्लो कराता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि ये हमारा हो गया Q और ये हमारा हो गया Q। अब देखिए चार्ज हमारा यहां पर आकर के, ठीक है, इस तरीके से फिर से ये ऑसिलेट करते, ये चार्ज जो है फिर से जो है यहाँ पे स्टोर होने लगा। और थोड़ी देर बाद क्या होता है बच्चों, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये हमारा जो है पूरा का पूरा जो है यहां से जितना भी करंट के फॉर्म में एनर्जी फंसी हुई थी वो यहाँ पे आकर के फिर से स्टोर हो जाती है। इधर Q0 हो जाता है, इधर Q हो जाता है, Q0 मैक्सिमम हो गया, और बच्चों यहाँ पर सर्किट में करंट हो जाता है 0, कोई भी करंट हमारा नहीं बचता यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों देखिए, अब देखिए यहां और यहां पे देखिए ये वाला प्लेट पॉजिटिव चार्ज था, ये निगेटिव था,
हुआ क्या कि सिर्फ इंडक्टर लगा होने की वजह से ऐसा हुआ कि ये वाला प्लेट पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब यहां तक हम पहुंच गए। अब बच्चों सर्किट में चार्ज का फ्लो फिर से बन जाएगा। होगा क्या कि अब ये इधर से इधर चलने लगेगा। ठीक है, चार्ज को रोक तो रखा नहीं, दूर जिधर रास्ता मिलेगा उसके हिसाब से चलने लगेगा। अब ये बच्चों फिर इधर से इधर चलने लगेगा। तो ये जो प्रोसेस जो अब तक इधर से इधर आया था, अब ये रिवर्स होकर के इधर से फिर उधर चला जाएगा। देखिए क्या होता है, अब ये चार्ज हो गया, फुल्ली चार्ज हो गया, यहाँ पे करंट 0, यहाँ पे चार्ज मैक्सिमम चार्ज का अपना जो है फिर इसको रास्ता मिला, मैक्सिमम चार्ज को रास्ता मिला, ये फिर से डिस्चार्ज होने लगेगा। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि थोड़ी देर बाद जो है यहां पर चार्ज कम हो जाता है इस तरीके से, और यहां पर चार्ज भी कम हो जाता है। तो ये हो जाता है Q, ये हो जाता है Q, और बच्चों यहां पर थोड़ा सा एक करंट हमारा इस डायरेक्शन में डेवलप हो जाता है। अब ये करंट चलता रहेगा, और कुल मिलाकर के फिर यही कंडीशन पहुंच जाएगी कि एक बार जो है हमारा कैपेसिटर फिर से इस कंडीशन में पहुंचेगा कि हमारा पूरा का पूरा चार्ज निकल करके सर्किट में आ जाएगा, और यहां पर चार्ज हो जाएगा 0, यहां भी 0, और बच्चों यहां पर L जो है हमारा Li² डिवाइडेड बाई 2, इतनी एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी। करंट सर्किट में मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम चार्ज जो था वो सारा का सारा सर्किट में आ गया। अब यहां से निकलेगा। अब बच्चों ये चलता रहेगा, फिर बच्चों जो करंट चल रहा है ये यहां पर जाकर के स्टोर हो जाएगा। फिर एक कंडीशन बनेगी इसके बाद वाली, जिसमें क्या होगा कि हमारा जो है इस तरीके से यहां पर बच्चों चार्ज क्यू हो जाएगा, यहां चार्ज क्यू जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा, और करंट अब होएगा डिक्रीज। ठीक है, और फिर बच्चों इसके बाद क्या होगा, ये करंट हमारा चलेगा, और बच्चों यहां पर ये देखिए इस तरीके से ये हमारा जो है फिर से जो है यहां पर इस तरीके से पहुंच जाएगा, और ये फिर से Q0 जो है मैक्सिमम चार्ज ये हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों पूरा LC ऑसिलेशन में है। L मीन्स इंडक्टर, C मीन्स कैपेसिटर। तो बच्चों यदि हम बीच में लगा लेते हैं फुल्ली चार्ज कैपेसिटर जब लगा देते हैं, तो बच्चों क्या हुआ कि ये हमारा इस तरीके से हो गया। एक बार चार्ज मैक्सिमम, फिर इंटरमीडिएट पोजीशन, फिर 0, फिर बच्चों क्या हुआ, फिर मैक्सिमम, फिर इंटरमीडिएट पोजीशन, फिर मैक्सिमम पोजीशन, फिर उल्टा डायरेक्शन में चलने लगा। इस तरीके से होते थे, फिर वही कंडीशन लेनी। तो जहां से चले थे देखिए वहीं पे पहुंच गए। ठीक है, जहां से चले थे वहीं पे पहुंच गए। वो हमारा रहा बीच में क्या हुआ कि इधर। तो देखिए क्या हुआ, चार्ज जो है ऑसिलेट कर रहा है, चार्ज जो है ऑसिलेट कर रहा है, इस प्लेट से इस पे, इस प्लेट से इस पे, इस प्लेट से इस पे, इस प्लेट से इस पे। और होता क्या है कि इस ऑसिलेशन में एक बार चार्ज जो है कैपेसिटर में मैक्सिमम होता है, फिर 0 होता है, फिर मैक्सिमम होता है, और बच्चों इस तरीके से चार्ज का ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाता है। और बच्चों यहां पर हो रहा है चार्ज का ऑसिलेशन, और ऑसिलेशन में हमारा एक्सीलरेशन होता है। कुल मिलाकर के इस ऑसिलेशन में बच्चों क्या होता है हमारा कि एक बार जो है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों चेंज हो रही है लगातार। जैसे चार्ज कम हो रहा है तो देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारी लगातार हमारी कम हो रही है, फिर 0 हो गई, फिर बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ना स्टार्ट हुई, और फिर मैक्सिमम हो गई हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड, फिर हमारी डिक्रीज होने लगी, फिर 0 हुई, फिर बढ़ने लगी, फिर मैक्सिमम हो गई। क्या हुआ कि कैपेसिटर के प्लेट के बीच में हमारी जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड कॉन्टिन्यूअसली जो है चेंज हो रही है, और ऑसिलेशन की वजह से चेंज हो रही है। और बच्चों जब हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज होती है तो साथ में वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देती है, और बच्चों यहीं से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलता है। हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने इस कैपेसिटर के साथ में एक डिवाइस लगाया था, और उन्होंने एक चीज देखी कि लगातार स्पार्किंग हो रही है उस डिवाइस में, और हमारा जो है एक बार ज्यादा स्पार्किंग होती है और कम होती है। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि यहां से कोई चीज ऐसी वेव आ रही है जो हमको स्पार्क के रूप में मिल रही है। और बच्चों बाद में एनालाइज किया उन्होंने, तो ये देखा कि जो है हमारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, उन्होंने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये वाला जो है आप डायग्राम बना लीजिए अपने बुक पे, मैं हट जाता हूं। ठीक है, बना लीजिए और इस पूरी थ्योरी को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम, फिर कम हुई, फिर 0, फिर 0 से बढ़ी, फिर मैक्सिमम, फिर कम होने लगी, फिर 0,
फिर बढ़ी और फिर मैक्सिमम पहुंच गई। अब इसी के बेस पे जो है बच्चों हम बनाने जा रहे हैं बढ़ते हुए और घटते हुए इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो है एक ग्राफ। उस ग्राफ को आप नोट करिए, पहले इसको बना लीजिएगा और सारी बातें ध्यान रखिएगा, तभी आपके बात समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी कैसे बनती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी कैसे बनती है उस चीज को हम यहां पर देखेंगे। ठीक, तो बच्चों चलिए, ये हमारे 9 फिगर बने थे। ठीक है, 9 फिगर बने थे। अब बच्चे इस 9 फिगर का हम जो है यहां पर लिख लेते हैं। पहली कंडीशन में हमारा क्या था? ठीक है, पहली कंडीशन में हमारे पास जो चीज आई थी उस चीज को देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या हुआ? फर्स्ट कंडीशन में क्या था? हमारा चार्ज था वो मैक्सिमम था, Q0 था। यानी कि क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल फील्ड प्लेट्स के बीच में वो मैक्सिमम थी। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ? चार्ज Q हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड E हो गई। फिर तीसरी कंडीशन में चार्ज 0 हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारी 0 हो गई। ऐसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हमारी आगे। फिर क्या हुआ? चौथी कंडीशन में बच्चों हमारा चार्ज बढ़ा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन बच्चों बदल गया, -E कर लेते हैं। ठीक है, फिर जब वो पांचवी कंडीशन जो आई थी उसमें हमारा जो है चार्ज बढ़ा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गया, तो बच्चों यहां पर हमारा जो है E मैक्सिमम हो गया इस तरीके से। ठीक है, छठी कंडीशन में क्या हुआ बच्चों? फिर हमारा चार्ज डिक्रीज होने लगा। ठीक है, और फिर बच्चों ये हो गया, फिर से हमारा E हो गया यहाँ पे। और सातवीं कंडीशन में क्या हुआ? चार्ज 0 हो गया, तो बच्चों हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड भी 0 हो गया। फिर बच्चों आठवीं कंडीशन में क्या हुआ कि हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है चार्ज बढ़ा, जहां से स्टार्ट हुआ था, तो हमारा फिर से इस तरीके से आ गया, E=E हो गया। और लास्ट में जो है हमारा चार्ज फुल हो गया, कैपेसिटर जहां से चले थे वही हो गया, तो कुल मिलाकर के फिर से हमको E मैक्सिमम मिल गया। ये 9 कंडीशन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले LC ऑसिलेशंस में दिखाई। अब बच्चों देखिए यहां पर क्या होता है। यहां पर देखिए हम इसका बना रहे हैं ग्राफ। जरा ग्राफ को आप ध्यान से देखिएगा, एनालाइज करिएगा। ठीक, ये देखिए हम इस पे ग्राफ बना रहे हैं इस तरीके से, और ये हमारा जो है इस तरीके से एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इधर बच्चों हमने क्या लिया? इधर हमने लिया इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू, और इधर हम ले रहे हैं टाइम की वैल्यू, टाइम के साथ। ठीक है, इधर हम टाइम ले रहे हैं इस तरीके से। बच्चों स्टार्टिंग में हमारे पास चार्ज मैक्सिमम था कैपेसिटर में, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है प्लेट्स में ज्यादा था, तो हमने सपोज कर लिया ये इतना था। ठीक है, एक सेकंड कंडीशन आई जिसमें हमारा चार्ज कम हो गया, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारी कम हो गई, तो हमने बीच में यहाँ पे रख लिया कि हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरीके से आई। ठीक है, फिर बच्चे थोड़ी देर बाद हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 हो जाता है, हमने यहाँ पे रख लिया। फिर देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा जो है निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ गया, तो बच्चों देखिए इस तरीके से ये आ गया। फिर बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया, तो बच्चों देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया। और बच्चों फिर देखिए क्या हुआ, फिर हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड डिक्रीज हो रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हमारा ये आ गया इस तरीके से। फिर हमारा देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 हो जाता है, इसके बाद ये 0 हो गया। फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू होता है, तो फिर बच्चों इसके बाद देखिए इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। फिर देखिए क्या होता है, हमारा फिर से एक बार मैक्सिमम होता है, तो क्या हुआ कि थोड़े समय के बाद हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड फिर से मैक्सिमम हो गया। ठीक है बच्चों, यहां से यहां तक पहुंचने में बीच में इंटरमीडिएट पोजीशन तमाम आती रही। और बच्चों जब इस ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है, तो बच्चों ग्राफ देखिए हमको कुछ इस तरीके से मिलता है। ठीक है, जब इस ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से मिलता है। तो कुल मिलाकर के ये देखिए क्या हुआ, ये बच्चों हमारा क्या है, टाइम के साथ। ठीक है, ये क्या है, दिस ग्राफ इज presenting a time varying इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड ये हमारा जो है एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड हमको दे रहा है। अब बच्चों आते हैं मैक्सवेल साहब की कहानी पे।
मैक्सवेल साहब ने क्या कहा कि हमारा जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है, इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर हमारा टाइम वेरिंग है, अगर हमारा टाइम वेरिंग है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो करेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, प्रोड्यूस करेगा। ये बात बच्चों यहां पे आ गई। अब बच्चों टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो ये साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा होगा। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है। और बच्चों अब हम इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं। बात आ गई समझ में? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है। तो क्या होता है बच्चों, यहां पर ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, हम एक जेड एक्सिस ऐसे बनाते हैं पीछे की ओर। ठीक, अब क्या होता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड इसी तरीके से प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से, ठीक इस तरीके से एक जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक, जैसे इसका वेरिएशन इधर होता है वैसे ही इसका वेरिएशन इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। ठीक, ये देखिए, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड को, और ये वाला ग्राफ जो है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड डी को। और इसी तरीके से हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो आगे प्रोपोगेट होता है। और यही रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के आगे बढ़ने का। ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि हमको क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, हमको कहीं ना कहीं एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगा और वो आगे बढ़ता रहेगा और हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी प्रोड्यूस हो जाएंगी। अब मैं इसको जो है बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ करके बताता हूं, इसको देखिएगा। ठीक है, ये वाला ग्राफ आपके बुक्स में बना हुआ है, पहले आप देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, बाद में आपको हल्का हल्का समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, हम ग्राफ बना रहे हैं, इस चीज को देखिएगा बच्चों। ये जो ग्राफ था ये कॉस का ग्राफ था, साइन का भी ग्राफ होगा, हम साइन ग्राफ से बना रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास इस तरीके से ये देखिए, ये इस तरीके से हमारा एक्स एक्सिस है, ये है बच्चों वाई एक्सिस, और बच्चों हमें जेड एक्सिस भी बनाना होगा। ये हमारे पास इस तरीके से जेड एक्सिस इस डायरेक्शन में ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि हमने जो है यहां पर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे वेयरिंग वाली प्रोड्यूस करी। कैसे करी इससे कोई मतलब नहीं, कई तरीके हैं प्रोड्यूस करने के। ठीक है, अब क्या हुआ, ये देखिए इस तरीके से ये हमको यहाँ पे इस तरीके से टाइम के साथ जो है वेरी होता हुआ इलेक्ट्रिकल फील्ड का ग्राफ हमको इस तरीके से मिल गया। ठीक है, देखिए ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों इसके परपेंडिकुलर और इसी के साथ फेज में क्या होगा, एक हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड हमारा प्रोड्यूस होगा, वो देखिए ऐसे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, देखिए ऐसे, और फिर ये ऐसे, और फिर ये बच्चों इस तरीके से, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। देखिए ये इसके साथ फेज में रहता है ऐसे, ये हमारा डायरेक्शन होगा इसके। ठीक है, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक, ये देखिए आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ये बच्चों हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है हमारी, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये इसके साथ फेज में रहता है और ये ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाता है। कैसे बढ़ता है मैं आपको बता रहा हूं सर। देखिए क्या हुआ, ठीक है,
ये देखिए क्या हुआ, हमने सबसे पहले एक जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसी वायरिंग प्रोड्यूस करी। अब वायरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करता है, अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है ऐसे। ठीक है, ये देखिए ये हमारा जेड के डायरेक्शन में इस तरीके से प्रोड्यूस होता है। अब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में लगता है लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ कहता है कि हम जिस कारण से प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी का विरोध करेंगे, उसका अपोजिट करेंगे। तो बच्चों क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारी प्रोड्यूस होती है ऐसे टाइम वेरिंग, और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो क्या कहता है कि लेंज लॉ के हिसाब से कहता है कि हम अपोजिट डायरेक्शन में जो है हम इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हमारा काम ही यही है। तो क्या करता है कि ये वाला आगे जो है प्रोपोगेट करके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। अब ये वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जो है हमारा टाइम वेरिंग है। और बच्चों जैसे ही टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होते हैं तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। फिर बच्चों क्या होता है, फिर कहता है कि हम फिर से प्रोड्यूस करेंगे, और इस तरीके से ये हमारा आगे बढ़ता रहता है। मतलब क्या हुआ कि एक बार एनर्जी हमको मिल गई वेव के फॉर्म में, तो वो इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक होता हुआ आगे चलता चला जाएगा। और ये इस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो है प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है किस नेचर की है, उसी पे डिपेंड करता है कि कितनी दूर तक ये जाएगी। ठीक है, तो ये कहानी हो गई प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, कि हमारा किस तरीके से ये प्रोड्यूस होता है। जो एलसी ऑब्जर्वेशन वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो सबसे पहले हर्ज ने किया था, और आप सब लोग की किताब में हर्ज का एक्सपेरिमेंट जो है लिखा हुआ है, मैंने इसको अपने हिसाब से बताया। अब बच्चों जो है बात करते हैं प्रोपोगेशन एंड ट्रांसफर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको नोट कर लीजिएगा, आपके समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए, आइए बात करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं तो जो अभी मैंने फिगर बना के आपको दिया, ठीक है, अभी मैंने जो आपको फिगर बनाया, फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से बना देते हैं। तो मैंने आपको ये बना के इस तरीके से दिया कि ये हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया, और बच्चों ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से हो गया एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और ये हमारा आगे की ओर जा रहा है। तो होता क्या है बच्चों, प्रोपोगेशन क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, और वेव जा रही है इधर, ऐसे ऐसे। देखिए क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, और वेव जा रही है ऐसे। बच्चों यही डायरेक्शन क्या होता है, प्रोपोगेशन ऑफ, ये डायरेक्शन होता है प्रोपोगेशन ऑफ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी जो है ऐसे ही बढ़ती है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, वो ये बनाया कि वाई डायरेक्शन में है, और ये हमारा जेड डायरेक्शन में है, और वेव हमारी एक्स डायरेक्शन में जा रही है। ये बच्चों कोई भी हमारा जो है फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जेड वाले डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड हो सकती है, एक्स के डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, लेकिन उसके परपेंडिकुलर ही जाएगा। ये बच्चों प्रोपोगेशन होता है। अब देखिए क्या होता है, लास्ट पॉइंट है इसका, वो है ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो देखिए क्या है, वो हमारा क्या होता है कि जब हमारा वाइब्रेशन या एनर्जी का वाइब्रेशन या पार्टिकल के वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट होती है, आगे बढ़ती है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड वाई डायरेक्शन में है, और आगे वेव बढ़ के एक्स डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में बढ़ रही है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहां पर देखिए क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों क्या हुआ, ये हमारी जो है जेड डायरेक्शन में है, और वेव हमारी बढ़ रही है आगे एक्स डायरेक्शन में, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यानी क्या हुआ कि वाइब्रेशन, एनर्जी का जो वाइब्रेशन हो रहा है वो जिस डायरेक्शन में हो रहा है, अगर वेव उसके परपेंडिकुलर जाती है तो इस नेचर को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव। और बच्चों चूंकि ये हमको साफ साफ दिख रहा है, इसलिए बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स होता है।
ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए। ट्रांसफर्स में कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारा ट्रांसफर्स नहीं कर का होता है। बच्चों यहां पर आकर के प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी हमारी कंप्लीट होती है। और अब बच्चों अगले वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो इक्वेशन होता है वो और मैग्नेटिक फील्ड का होता है वो, और इससे कुछ इक्वेशंस हमको और मिलते हैं वो देखेंगे, और फिर उसमें हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अब अगले वीडियो में जो है एक नए कंसेप्ट के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।